हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मैं ऐश्वर्या स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम ओरिजिनल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में बताने वाली हूँ। ये वो टॉपिक है जो एसएससी, बैंकिंग, पीएससी, यूपीएससी हर एग्जाम में पूछा जाता है, या मैं कहूँ इसे पॉलिटी की आत्मा कह दूँ या जो बेसिक चीज कह दूं वो यही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम में, पीएससी में या किसी भी एग्जाम में। चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन फॉर्मेट में कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन फॉर्मेट में है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें 22 पार्ट्स हैं, 22 भाग हैं, हर पार्ट से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 12 शेड्यूल्ड हैं, शेड्यूल को अनुसूचियां बोलते हैं, और 465 आर्टिकल्स हैं। इनिशियली वहां पर आपके 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन अमेंड होते होते 465 आर्टिकल्स हो चुके हैं। ठीक है, आपको ये एक दो लाइन भी आपको क्वेश्चंस दे सकती हैं, ध्यान से देखना। अलग अलग सोर्सेस से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ चीजें ली गई थी। जर्मनी, कनाडा, 1935 का इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें ली गई थी। ठीक है, मैं बात करूं अगर कितना समय लिया गया था, तो 12 ईयर्स 11 मंथ एंड 13 डेज, 2 साल 11 महीने 13 दिन का समय लिया गया था आपके भारतीय संविधान को बनाने में। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी किसने बनाया था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, आपको इस स्लाइड ने करीबन 4 से 5 क्वेश्चन दिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या क्या देगी। चलिए, अच्छा एक चीज और, पार्ट 3, इन 22 पार्ट 22 पार्ट्स में से पार्ट 3 में है आपके फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया या मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैग्ना कार्टा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। चलिए फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें, किस आपके टोटल आर्टिकल हमने कितने देखे? 365। उन आर्टिकल्स में से 12 से लेकर 35, 12 to 35 तक आपके क्या है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कई में अगर आप देखेंगे 14 से चालू होता है। 14 से तो भाई दिया जाता है, लेकिन पहले जो हम भूमिका बनाते हैं ना, पहले हम जिसको बैकग्राउंड बना रहे हैं, वो 12 और 13 नंबर के आर्टिकल ने उसका बैकग्राउंड बनाया। तो चले हम कितने, कहां से कहां तक? 12 to 35 नंबर आर्टिकल्स तक आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। देखें, इनिशियली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट, 7 थे इनिशियली, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 44 था आपका 1978 में आपका अमेंड किया गया। ठीक है, और ये कितने हो गए? 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए। ठीक है, देखो 448, यहां पे भी 8 है। ठीक है, तो कितने अभी वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स आपको दिए जाते हैं। एक को हटा दिया गया था, उसको आपका फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया था। ठीक है, चले, ये जो है सप्लीमेंट है किसके? डीपीएसपी के। डीपीएसपी को सप्लीमेंट ये फंडामेंटल राइट्स करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक के साथ बताने की कोशिश करूंगी, समझिएगा। देखें, इसके पहले अगर हम बात करें, कुछ केसेस थे जो फंडामेंटल राइट से सीधे रिलेटेड है, आप वो केसेस देख लीजिए। कभी कभार सीधे पूछा जा सकता है। पहला है सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा फेमस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन। केशवानंद भारती केस जो किससे संबंधित था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और आपका फंडामेंटल राइट से। ठीक है, सेकेंड हम देखें, जस्टिस केएस पुट्टा स्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार से संबंधित था, पुट्टा स्वामी केस। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे, सबरीमाला जो केस था। सबरीमाला केरल में स्थित एक स्थान था जहां पर वुमेन राइट, वुमेन इक्वालिटी की बात की गई और आपका रिलीजियस राइट की बात की गई थी। ठीक है, 3 केस हो गए। अगला केस है शाहबानो केस। शाहबानो ये केस था आपका ट्रिपल तलाक से संबंधित, जो कि विमेन के राइट से संबंधित था। ठीक है, चलिए ये 4 केसेस ध्यान रखना। अब हम बात करें क्यों ये फंडामेंटल हैं, क्यों ये मूल अधिकार हैं, क्यों ये बेसिक राइट्स हैं आपके। देखें, ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। व्यक्ति के अगर आपको सर्वांगीण विकास करना हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना हो, तो फंडामेंटल राइट जरूरी होंगे। ठीक है, आगे एग्जिस्टेंस इन डिग्निफाइड मैनर, ये डिग्निफाइड मैनर में आपको उपलब्ध है, बड़े ही आसानी से आपकी प्रतिष्ठा के लिए ये आपको उपलब्ध है।
ठीक है। इन केस ऑफ वायलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच टू कोर्ट ऑफ लॉ। अगर एक भी व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन करता है, अधिकार छीनता है, आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। आप वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। ओके, चल आगे हम बात करें। चलिए, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करूं, पहला फंडामेंटल राइट आपका आएगा राइट टू इक्वालिटी। 14 to 18 है, अभी हम इनको अंदर डिटेल में देखेंगे। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से आपका 22। राइट टू फ्रीडम, पहले इक्वालिटी फिर फ्रीडम। देन हम देखें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अब आपका हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको मिला है, आर्टिकल 23 to 24। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको धर्म की स्वतंत्रता मिली है, रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता मिली है। ठीक है, 25 to 80, 28 आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है। इसके बाद मैं बात करूं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, अब आपको आपके जो आपका संस्कृति है, शिक्षा संबंधित अधिकार दिए गए हैं, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट जो कि दिए गए हैं 29 और 30 में। ठीक है, कितना हो गया? इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट टू रिलीजन हो गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है भाई संविधान की आत्मा। ठीक है, चलो हम आगे बात करें। जो 44 अमेंडमेंट से मैंने बताया था, एक आर्टिकल हटाया गया था, वो आर्टिकल 31 हटाया गया था, और राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था। इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर आपका लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, चलें, लीगल राइट किस में दिया है? आर्टिकल 300A में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे क्या क्या हमारे पास राइट्स हैं। ठीक है, ओके, चलो चलो तो सबसे पहले हम आर्टिकल 12 की बात करेंगे। आर्टिकल 12 जो है उसमें बात की गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, कि आप फंडामेंटल राइट्स में बार बार जिस राज्य की बात करेंगे, स्टेट ये नहीं कर सकता, स्टेट वो नहीं कर सकता, स्टेट ऐसा करेगा, तो वो स्टेट क्या है? स्टेट यहाँ पर आपके ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में बाउंड नहीं है। स्टेट मतलब किसी भी प्रकार का एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन, यूनियन मतलब जो संघ की कार्यपालिका विधायिका है वो। इसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, राज्य की विधायिका और जो कार्यपालिका है। फिर लोकल अथॉरिटीज जो स्थानीय स्वशासन वाली है आपकी, जैसे म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका है ना, छावनी बोर्ड, ये सब। फिर अदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी प्रकार की संस्था यहाँ पर स्टेट के रूप में परिभाषित की गई है। आर्टिकल 12 याद रखिएगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 की अगर मैं बात करूं, लॉ इन कंसिस्टेंस विद और इन डिरोगेटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट मीन्स अगर कोई भी विधि लॉ इनकंसिस्टेंट्स हो जाएंगे, मतलब कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का क्या करेगी, उनको ओवररीच करने की कोशिश करेगी। आप ऐसा कोई भी लॉ बना दें जो मौलिक अधिकारों का क्या कर दे, फंडामेंटल राइट को क्या कर दे, ओवररीच करे, वो सारे लॉ उसी समय मना हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल इसका भी 2 है, 13A और 13(2). देखें, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो संविधान बनने के पहले के लॉ थे, और पोस्ट मतलब संविधान बनने के बाद में अगर जो नियम बना है वो। ठीक है, और साथ ही में जुडिशियल रिव्यू, कोई भी अगर आप कानून बना रहे हो तो जुडिशरी जो पूरी बैठी है वो उनको रिव्यू कर सकती है। ये भी आपके 13 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे चालू होता है साहब, देखिए आपका 14 to 25 का आर्टिकल। ट्रिक देखेंगे, ट्रिक याद हो गई तो आपको सब याद हो जाएंगे एक बार में। देखें, इक्वालिटी क्लियर्स डाउट। इक्वालिटी ने क्या किया? डाउट्स क्लियर करे। इक्वालिटी क्लियर्स डाउट टू सॉ MRP क्लियरली। इक्वालिटी क्लियर्स डाउट टू सॉ MRP क्लियरली। देखो ट्रिक क्या है, इक्वालिटी आर्टिकल 14। ठीक है, डी फॉर, आगे बता रही हूं, ठीक है, DOUT, ये डाउट, आप देखो ये डाउट नहीं, DOUBT मत लगा देना, ये DOUT है बस। ठीक है, डाउट है तो डाउट आपका एक ट्रिक हो गई। 100 में आपके जितनी पूरी आपको फ्रीडम दी गई है वो सब आ जाएंगी। क्लियरली में देखें जरा, स्पेलिंग ध्यान रखना, ए के बाद R स्मॉल लिखा है, यहां पर आपको सारे मिल जाएंगे। चलिए हम देखते हैं, इक्वालिटी क्लियर्स डाउट टू सॉ MRP क्लियरली। इक्वालिटी ने क्या किया? डाउट क्लियर किए, जिससे हम MRP को क्लियर देख पाए। चलो देखो,
इक्वालिटी क्लियर्स डाउट, आर्टिकल 14 इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 याद रखेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता आपके साथ, आपके लैंग्वेज, आपके रिलीजन, कास्ट या किसी भी आपके सेक्स पे बेस्ड, मतलब किसी भी लिंग आधारित आपका कोई क्या नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम O for opportunity, equality of opportunity in matters of public employment, मतलब अगर आपको एम्प्लॉयमेंट में क्या दिया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ध्यान से सुनना, ये 15 और 16 वो आर्टिकल है जो भारत में रिजर्वेशन को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, समानता का अधिकार आपका, देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, हिंदी में बता देती हूँ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोक नियोजन में क्या आपको अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता दी गई है। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, DOU हो गया, डी हो गया यू फॉर अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता का अंत किया गया कि कोई भी ये जो छुआछूत वाली बात है अब उसको नहीं करेगा। आर्टिकल 17 टी फॉर, देखें 18 में आ गया आपका, 18 है टी फॉर टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब किसी भी प्रकार का टाइटल्स आपको किसी को नहीं दिए जा सकते। एक्सेप्शन है, टाइटल्स मीन्स उपाधियां, किसी प्रकार की उपाधियां, महाराजा, राजा, रजवाड़ा, श्री 1108, इस तरह की कोई भी उपाधि लीगली सही नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन है दो, एजुकेशनल टाइटल्स और मिलिट्री टाइटल्स, मतलब कोई मिलिट्री में अगर कोई व्यक्ति है, सेना में किसी भी सेना का कोई व्यक्ति है, तो जिन्होंने टाइटल्स दिए जाते हैं मेजर, कर्नल, ये आप लगा सकते हो। साथ ही साथ एजुकेशनल अगर आपको कोई उपाधि मिली गई है, टाइटल मिला है, लाइक डॉक्टरेट हो गया, है ना, इंजीनियर हो गया, तो इनको आप लगा सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, तो क्या हो गए अपने, इक्वालिटी क्लियर्स डाउट, 200 MRP क्लियरली। तो चलो 200 पे चलते हैं। देखें यहां पे आपको मैंने डिटेल बता दी है। देखें 19 में हम देखें 200 है ना, 100 MRP क्लियरली, तो SAU MRP। आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्रीडम, आपको 6 प्रकार की फ्रीडम देता है। देखेंगे क्या क्या। सबसे पहला है S, स्पीच, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप बोल सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इसी के अंडर आता है आपका राइट टू प्रेस, राइट टू प्रेस। ठीक है, जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस वाला व्यक्ति हर कहीं पहुंच जाता है, ये वो है आर्टिकल 19(1). ठीक, इसके अंडर आता है। ए फॉर असेंबली, आप कोई भी असेंबली करो, बढ़िया बैठो, है ना, आपको राइट है। थर्ड है आपका एसोसिएशन और यूनियन, यू फॉर यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, आप अपना ग्रुप बनाओ, संघ बनाओ, काम करो, आपको फ्रीडम है इस चीज की। नेक्स्ट देखें एम फॉर MRP, एम फॉर मूवमेंट, आपको कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, मूवमेंट की स्वतंत्रता है, खूब घूमो, लेकिन देश की सीमाओं के अंदर, आपकी जो बाउंड्रीज हैं, कंट्री की बाउंड्रीज हैं, आप उनके अंदर ही घूमेंगे आर्टिकल 19(4) के तहत। आगे देखें R फॉर रेसिडेंस, कहीं भी बस जाओ, जाके रेसिडेंस बना लो, इसकी स्वतंत्रता है। ठीक है। P फॉर प्रोफेशन, आप किसी भी प्रकार का प्रोफेशन अपना सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ये 6 जो फ्रीडम्स हैं, ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई हैं। 100 MRP, ध्यान रखिएगा, एक बार में याद हो जाए। चलें आगे चलें। देखो अब आता है हमारा, ठीक है, हो गया इक्वालिटी क्लियर्स डाउट टू 100 MRP क्लियरली, 14 टू आप 19 आपका क्लियर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्लियरली। सी फॉर क्या हो गया 20, सी फॉर 20 क्या है, सी आपका आता है हाँ देखें, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब ऑफेंस मतलब दोष, तो आपको दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया है। कोई भी व्यक्ति आपको दोषी साबित एकदम नहीं प्रेशराइज करके नहीं कर सकता। ठीक है, देखो एल ये भाई ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपको आपकी जीने का अधिकार है, आपको आपकी लाइफ का अधिकार है, आपको पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, आपको आपकी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का स्वतंत्र अधिकार है, और एक गरिमा के साथ जीने का स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब आपको कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, समझ गए। आर्टिकल 21A देखें, देखो E फॉर 21A, सी हो गया आपका कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस,
एल हो गया आपका लाइफ, ई फॉर है, ई फॉर देखें राइट टू एजुकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो आप RTE बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन RTE वो तो एक अधिनियम लाया गया था, ठीक है, एक नियम था, जबकि जो आपका फंडामेंटल राइट था वो 21A में दिया गया था। क्लियर? ए फॉर आर्टिकल देखें अरेस्ट, ए फॉर अरेस्ट, तो क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब आपको अब क्या किया जाएगा, किसी भी केस, कुछ सर्टेन केसेस में आपको अरेस्ट होने के और डिटेंशन, इनके क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, कि आपको अगर अरेस्ट हो गए हो तो आपके क्या अधिकार होंगे, या आपको किस केस में आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 22 तो हो गया। सी कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, एल फॉर लाइफ, ई फॉर एजुकेशन, ए फॉर अरेस्ट, एल फॉर क्या हो गया, अब एल देखते हैं, एल में आएगा आपका लेबर, देखें लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, मतलब अब 23 में हम क्या करेंगे फोर्स्ड लेबर, सॉरी बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी जो होती है उसके खिलाफ आपको अधिकार दिया गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आपको खिलाफ अधिकार दिया गया है, कोई भी आपकी तस्करी नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल 23 क्लियरली एल हो गया, तो हमने क्या कर लिया 14 to 23 कर लिए। इज इट क्लियर? अब हम आर्टिकल 24 देखें। अब देखो इसको मैं 24 लिखूंगी, क्यों, लेबर है, फोर्स लेबर ये ह्यूमन के लिए था, और 24 में क्या किया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब अब आप चिल्ड्रन को, आप जो बंधुआ मजदूरी बाल श्रम होता है, अब आप बाल श्रम के विरोध में आपको क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, अगर आप फैक्ट्रीज में चिल्ड्रन को लगाते हो तो ये चीज सही नहीं है, क्योंकि उनके भी क्या है कुछ अधिकार दिए गए। हो गए 14 to आपके 24 हो गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 25 to 30 देखेंगे। ट्रिक देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। कॉनमैन एवेट्स टैक्स, कॉनमैन मतलब जो वो होता है ना धोखाधड़ी वाला, जो वो करता है वो धोखाधड़ी या हम चोर भी कह सकते हैं। कॉनमैन एवेट्स टैक्स अटेंडेंस, कॉनमैन एवेट्स टैक्स अटेंडेंस, मतलब कॉनमैन ने क्या नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, कॉनमैन एवेट्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन, जिससे क्या हुआ, इंडियन कल्चर और जो एजुकेशन था उसको, इसका जो खामियाजा था वो भुगतना पड़ा। कॉनमैन एवेट्स टैक्स अटेंडेंस, इट हैम्पर्स या एंड हैम्पर इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। ठीक है, चलो देखो 25 कौन, देखो 25 में देखें, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिसेस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब अब आपको किसी भी धर्म, रिलीजन मतलब धर्म, रिलीजन की किसी प्रकार की प्रोफेशन, प्रैक्टिसेस और प्रोपोगेशन के से संबंधित अधिकार है। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, आप उस धर्म को मानो, उसको अंतःकरण से मानो, प्रचार प्रसार जो करना है करो, 25 के अंतर्गत। ठीक है, 25 कन्विक्शन आपका क्या हो गया, कंसाइंस एंड रिलीजन। ठीक है, 26 देखें जरा, फ्रीडम ऑफ मैनेज, कौन हो गया, मैन पे चलेंगे, मैन फॉर मैनेज, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अब तुम भाई किसी धर्म को तो मान रहे हो, उसे मैनेज भी करोगे, झांकी लगाओगे, है ना, कुछ आयोजन करोगे, तो आप उस धर्म को मैनेज कर सकते हो, आपको MAN मैनेज कर सकते हैं। 26 में बात की गई है। आपका कौन मैन हो गया, कौन हो गया, मैन हो गया। अब क्या था, एवेट्स को हटाओ, टैक्स अटेंडेंस। ठीक है, अब आएगा टैक्सेस, फ्रीडम एज अ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब अब आपको फ्रीडम दी गई है टैक्स देने से, कि अगर किसी टैक्स का उपयोग हम किसी भी रिलीजियस कामों में लगा रहे हैं, पर्टिकुलर किसी रिलीजियस काम में लगा रहे हैं, तो आप उस टैक्स को देने। क्लियर? ओके, चले नेक्स्ट देखें आर्टिकल। अब हम देखें टैक्स अटेंडेंस, तो अटेंडेंस देखो आर्टिकल 28 हो गया, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब अब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या नहीं करेंगे, आप कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। ठीक है, ये हिजाब के कारण बड़े चर्चा में आया था आर्टिकल 28, कि आप किसी, अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आप किसी धर्म की शिक्षा नहीं दे, किसी पर्टिकुलर धर्म को आप अवॉइड भी नहीं करेंगे, पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, अगर उसको फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है तो।
ठीक है। और अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या हो रहे हैं, किसी धर्म विशेष के लिए स्थापित किए गए हैं, लाइक मदरसे हो गए या और भी तरीके के जो हैं, तो वहां पर क्या होगा, आप किसी धर्म विशेष को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हुआ 28? तो कॉनमैन एविड्स टैक्स अटेंडेंस, इट हैम्पर्स क्या, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। तो देखिए आर्टिकल 29 और 30 इससे रिलेट करेंगे हम। देखो कल्चर हो गया आपका 29, एजुकेशन हो गया आपका 30। चलें, एजुकेशन कल्चर था 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब अब माइनॉरिटीज चर्चा में आएंगी आर्टिकल 29 के अंतर्गत, कि ये इनका क्या करेंगे, इनके कल्चर का संरक्षण कर सकते हैं, इनकी संस्कृति का ये संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 30 देखें, राइट टू माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब अब जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या करेंगी, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्थापित कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्टर एंड इस्टेब्लिश, मतलब जो भी माइनॉरिटीज की संस्थाएं हैं, आपके जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये अपने कल्चर के संरक्षण के लिए क्या करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आपका 29 और 30 किससे संबंधित है, स्पेशली माइनॉरिटीज से, ध्यान रखिएगा। चलो अब हम बात करते हैं 31 आर्टिकल। अब मैम यहाँ तो 32 टू 35 लिखा है, 31 आर्टिकल जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। ठीक है, ओमिट हो चुका है। चलो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की हम बात करते हैं, आर्टिकल 32 टू 35 की बात करते हैं। ट्रिक देखें, सुप्रीम कोर्ट विल कैच रामलाल। भाई अभी तक तो क्या होगा, आपको अधिकार दिए गए थे, अब अगर अधिकार आपके खतरे में पड़ गए तो आप क्या करेंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट का आप शरण ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट विल कैच रामलाल, कोई रामलाल व्यक्ति है जिसने सब क्या किए थे, ये सब कांड किए थे, तो आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट विल कैच रामलाल। तो आपकी ट्रिक लिखी हुई है, पहला है सुप्रीम कोर्ट, है ना, कौन है पूरा इसका पेरेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और आपके फंडामेंटल राइट का, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखें रेमेडीज फॉर आर्टिकल 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, मतलब रेमेडीज, अब आप उनका उपचार कराएंगे अगर आपके फंडामेंटल राइट खतरे में हैं, एबॉलिशन हो रहा है उनका, तो क्या करें, सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 रिट जारी करता है, 5 रिट, उस रिट के माध्यम से वो किसी भी कोर्ट को, किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकता है। ठीक है, चलें आर्टिकल 32A देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज नॉट टू बी कंसिडर्ड इन प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 32, मतलब आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो स्टेट लॉ बने हुए हैं वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 32 आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलो आर क्या हो गया, रेमेडीज, रामलाल में आर फॉर रेमेडीज, ए है ना। ये देखें 33 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, आर्टिकल 33 ये कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का अधिकार टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, मतलब अब संसद का यह अधिकार है कि कोई भी आपका जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, मतलब अगर कोई संविधान, संसद क्या कर सकती है कोई भी लॉ एप्लीकेशन, उसको लॉ को अप्लाइड करवाने के लिए लॉ वॉल बना सकती है, आर्टिकल 33 के अंतर्गत। ठीक है, ओके, देखें अब आपका राम हो गया, है ना, आर हो गया, रेमेडीज हो गया, ए फॉर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस हो गया, एम फॉर बात करेंगे आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्शल लॉ। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे अब राइट्स पे, है ना, वाइल मार्शल लॉ इन द फोर्स इन एनी एरिया, मार्शल लॉ जब सेना को अधिकार दिए जाते हैं किसी क्षेत्र पर अधिकार करने के, सुरक्षा के अधिकार दिए जाते हैं जब सेना को, तब वहां मार्शल लॉ लगाया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में मार्शल लॉ कई बार लगाया गया है, तो वहां पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, मार्शल लॉ आपके आर्टिकल 34 के अंतर्गत आता है। लास्ट आर्टिकल 35 की हम बात करें, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, मतलब अब यहाँ पे लेजिस्लेचर जो है आपकी विधायिका है, उसको क्या है, अधिकार दिए गए हैं कि क्या करे, गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ, मतलब अब उसको कुछ विधायिका को अधिकार दिए गए हैं इस संबंध में नियम कानून बनाने के। ठीक है, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट विल कैच रामलाल, राम
आर फॉर रेमेडी, एप्लीकेशन, मार्शल लॉ और लेजिस्लेचर। यहाँ आपके 4 में आपका पूरे आर्टिकल 35 हो सकते हैं। 3 ट्रिक थी। पहला क्या था आपका, 100 MR इक्वालिटी क्लियर्स डाउट, 200 MRP क्लियरली पहला। दूसरा क्या था, कॉनमैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस, हाँ जी टैक्स अटेंडेंस, इट हैम्पर्स इंडियन आर्ट एंड कल्चर या कल्चर एंड एजुकेशन हो गया। थर्ड आपका था सुप्रीम कोर्ट विल कैच रामलाल। यहाँ आपके 14 से लेकर आपके आर्टिकल 35 तक की पूरी ट्रिक्स हो जाती हैं। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बने रहिए एग्जाम ओरिजिनल्स के ऑफिशियल ऑनलाइन क्लासेस में। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो गई हैं 5 जनवरी से। आप क्वेरी कर सकते हैं एग्जाम ओरिजिनल्स के ऑफिशियल नंबर पर। कीप वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।